कैसा रहे अगर आप 40 की उम्र से पहले ही रिटायर हो जाएं? कैसा रहे अगर आपको हर महीने पैसिव इनकम आती रहे और वो भी मोटी ताज़ी? इसके साथ ही कैसा रहे अगर आपको हर महीने तनख्वाह की फिक्र ना करनी पड़े? ये हो सकता है अगर आप आज के हमारे गेस्ट संजय कथुरिया जैसे हों या फिर उनके जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट हों। वेलकम टू द शो संजय, 1 to 1 विद रिचा, ग्रेट टू हैव यू। मतलब ये तो एक ड्रीम कम ट्रू है कि लोग 40s में रिटायर होने की सोचते हैं, आप 39 में रिटायर हो गए, तो ये आपने कैसे किया? व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड इट? So thank you so much, Richa, for inviting and आपको हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, तो it was a pleasure to get that message from you. बहुत अच्छा लगा. And yeah, financially free before 40 is something which is much desirable. लोगों को बहुत मन करता है कि वैसा हो, बट लोग प्लान नहीं करते. मैं कहता हूँ कि लोग है ना, पीपल आर रोमांसिंग द आउटपुट, कि जो हो गया, मतलब अरे 40 से पहले रिटायर हो गए, मज़ा आ गया, क्या मस्त जिंदगी होगी इसकी, कुछ करना नहीं होगा. बट दे हैव नॉट सीन दैट 16 years ऑफ जर्नी विच आई लिव्ड. जो मैंने वो 16 साल के बीज बोए थे, आज मैंने उसकी फसल काटी है. तो उस वजह से जो है मैं वहाँ पहुँच पाया, विच वॉज अटेनिंग फ्रीडम बिफोर 40. एंड मैं इसको रिटायरमेंट थोड़ा नहीं कहता. लोग काफ़ी कहते रिटायर हो गए, मेरे को लगता है रिटायरमेंट इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज वो आपके माइंड को एक गलत मैसेज देता है. द मैसेज इज दैट नाउ यू कैन वर्क एट योर ओन लीजर. आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से, अपने मोटिवेशन के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से आप काम कर सकते हो. अब आपको किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपका महीना चल सके. अगर कुछ महीने नहीं भी चले तो इट इज़ ओके. मतलब क्या कहते हैं, कोई घर नहीं बंद हो जाएगा टाइप्स. तो ये जो अचीव करने की जर्नी थी, ये करीबन 16 साल रही है. बहुत हार्डवर्क रहा है, बहुत डिसिप्लिन रहा है. बहुत टाइम अपने आप को खर्च करने से रोका गया है ताकि निवेश होता रहे पैसा. और जब दोस्तों ने गाड़ियाँ खरीदी महंगी महंगी, हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे थे. जब दोस्तों ने महंगे महंगे घर खरीदे, हम भाड़े पे रह रहे थे. जब दोस्तों ने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी, तो हम ज़रा डोमेस्टिक ट्रिप से ही काम चला रहे थे. तो जब दोस्तों ने वो सब चीज़ें करी, तो हमने 2 कदम 3 कदम पीछे रखे, और आज वहीं हम 2 कदम 3 कदम आगे पहुंच पाए, क्योंकि कंपाउंडिंग ने अपना वंडर चला दिया. वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो ऐसा दोस्त है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, पर जब दोस्ती निभाता है तो बहुत अच्छे से निभाता है. तो कंपाउंडिंग मेरा दोस्त रहा है इस पूरी जर्नी में. आपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज लाइक डेटिंग, राइट? तो बताइए, हाउ इज इट लाइक डेटिंग? नहीं, कंपाउंडिंग इज नॉट डेटिंग. पीपल हैव टुडे बिकम लाइक अ बम्बल एंड टिंडर. तो मैं ये कहता हूँ, लोग है ना नॉन कमिटल हो गए हैं किसी भी चीज़ को लेके. दे आर वेरी वेरी नॉन कमिटल. तो जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो टिंडर पे रहेंगे या बम्बल पे रहेंगे, एंड दे विल वांट टू राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप एंड राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप. सो टुडे बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, बी इट इन्वेस्टमेंट्स या फिर ट्रेडिंग. आई थिंक हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं संजय, कि कंपाउंडिंग में अगर हम डेटिंग से रिलेट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी कमिटेड, राइट? यस, यू हैव टू बी कमिटेड. इट्स नॉट प्योरली डेटिंग, इट इज काइंड ऑफ मैरिज. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. और मज़ेदार बात यह है कि वॉरेन बफे एक और चीज़ कहते हैं कि जब आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना हो किसी भी चीज़ से, तो उसमें एक ही चीज़ काम आती है, वो है कम अपेक्षा. अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट कर सकते हो कंपाउंडिंग से भी, तो दैट कंपाउंडिंग रिलेशनशिप विल स्टे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड आई अंडरस्टूड दिस वेरी अर्ली इन माई लाइफ कि हम सब गलत चीज़ को चेज कर रहे हैं, हम सब रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं. नोबडी इज चेजिंग टाइम, कि मैं कितना समय निवेश कर सकता हूँ, क्योंकि रिटर्न्स मेरे हाथ में है नहीं. मैं कितना भी समझदार हो जाऊं, आपने इतना टाइम स्टॉक मार्केट्स को कवर किया है और देखा होगा कि काफी अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलने वाले, जिनके इशारे पे लोग कहते थे कि मार्केट नाचती है, वो लोग भी गलत हुए हैं. तो मतलब मार्केट किसी की नहीं है, बाजार किसी की नहीं है, इसलिए हम कहते हैं बाजार से बहस मत करो, तो ये बर्बाद हो जाओगे. तो पीपल आर चेजिंग रिटर्न्स. आई वॉज नॉट चेजिंग रिटर्न्स, आई वॉज चेजिंग टाइम. सो आई वॉज हैप्पी विद एवरेज रिटर्न्स, बट आई वॉन्टेड इट फॉर अबव एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, कि मेरे को एवरेज रिटर्न्स बन जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12%, 13%, 14%. वेयर पीपल वर डिजाइनिंग कि हमारे को महीने में 3%, 4% रिटर्न बने. पर मेरे को ऐसा होना चाहिए कि ये रिटर्न्स मुझे 15, 20, 25, 30 साल तक बनते रहे, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो कंपाउंडिंग किक इन करेगी तो वो मल्टीप्लाई करेगी पैसे को, फिर ऐड नहीं करेगी. तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो रिलेशन मैं निभा पाया कंपाउंडिंग के साथ. राइट. जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सलाह आपकी? सबसे पहला स्टेप है, देखिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं मैनिफेस्टेशन को मैं काफ़ी मानता हूँ. तो हमारे को ना फाइनेंस में मैनिफेस्टेशन सिखाई जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली गोल बेस्ड. तो सबसे पहले जब आप अपना गोल बनाते हैं,
तो अपने गोल में अगर आपने ये तय कर लिया कि मेरे को एक्स एज तक, आप 35, 40, 45, 50, जो भी आपको सही लगता है, जो आपकी आज की परिस्थिति है, उसके हिसाब से एक राइट रीजनेबल आप अपना गोल रखिए कि आप 40-45 तक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो अब उस गोल को लेते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट को डिजाइन करना है। अब क्या हो रहा है कि लोग है ना मेरे को आके पूछते हैं कि संजय सर ये कोई अच्छा एसआईपी बताओ, कोई अच्छा स्टॉक बताओ जिसमें डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, और या फिर कोई अच्छा ईटीएफ बताओ, या इस तरह से एक क्वेश्चन आता है। बट दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, और उस गोल के हिसाब से मुझे अपना प्लान करना है। तो जो भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है उसको पहली चीज ये है कि वो इनसाइड आउट मत जाए, कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं, कौन सा ईटीएफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है कि आपका गोल क्या है, आप किस, हाँ, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए, उसको लिखिए, उसको टाइम दीजिए, उसको अमाउंट दीजिए, उसको पिक्चर कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, और उसके बाद उसकी जर्नी तय कीजिए कि भाई आज मैं समझे 25 साल का हूं, मुझे 40 साल तक रिटायर होना, मेरे पास या फिर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो 15 साल का मेरे पास समय है। तो ये 15 साल में कैसे निवेश करूंगा, अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ाऊंगा, अपना निवेश को कैसे इंक्रीज करता रहूंगा, तब अगला क्वेश्चन आंसर होता है कि अब मैं कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा। जो आपने शुरू में कहा कि जब और लोग अपना घर खरीद रहे थे, मैं भाड़े के घर में रह रहा था, बहुत सारे आपने चीज़ों में कटौती भी की, तो आज वो कैसे रिटर्न्स दे रहे हैं? क्या अपना घर खरीदना एडवाइजेबल नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं कि एक सिक्योरिटी हो। देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश खरीद करना और घर खरीदना ये दो अलग चीजें। प्रॉपर्टी में आप निवेश करते हैं, निवेश का मतलब होता है कि आप उसको कल को फ्लिप कर सकते हैं या आप उससे कैश फ्लो की अपेक्षा करते हैं। निवेश सिर्फ 2 ही रीजन से किया जाता है, ग्रोथ या फिर कैश फ्लो। अभी कोई स्टॉक आप खरीदते हैं, जैसे कोई आपने ऐसा स्टॉक खरीदा जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, तो हमें पता है कि आपकी मंशा है कि उस स्टॉक से आपको सालाना 5 से 6% का डिविडेंड यील्ड आएगी, और 5-6%, 7% वो साल का बढ़ता है ओवर अ 10 ईयर होराइजन, तो आपको 12-13% वो रिटर्न देगा साल का। तो क्लियर है एक्सपेक्टेशन उससे। घर खरीदने को निवेश नहीं बोलना चाहिए। घर खरीदना है घर खरीदना, यानी कि अब आप एक घर लेना चाहते हो जिसमें आप खुद स्वयं रहना चाहते हो। अब बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, घर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आपकी स्थिति को चेक करो। बिकॉज घर खरीदने से क्या आपको बर्डन पड़ रहा है, क्या आपके कैश फ्लोज पे इंपैक्ट आ रहा है, क्या आपकी इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट आ रहा है, क्या आपकी मोबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। अगर आज आपके पास जैसे मैं दिल्ली नोएडा देख लेते हैं जहां हम रहते हैं, नोएडा में अगर आप कोई भी एक रीजनेबल 2 बेडरूम का भी घर लेने जाए, मुझे नहीं लगता 70-80 लाख रुपए से कम का घर आज मिलेगा। मुझे लगता है इतने में भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। चलो हम करोड़ रुपए पकड़ते हैं, तो करोड़ रुपए का अगर आपको घर लेना है तो 20 लाख रुपए का तो आपको डाउन पेमेंट करना है। ठीक है, तो कहां से वो अरेंज होगा, पहले आपको ये सवाल पूछना है। अब 80 लाख रुपए का आपको लोन लेना है। 80 लाख रुपए की किस्त बनती है करीबन 65,000 के आसपास। 65,000 की किस्त पे करने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, यानी 15-16 लाख रुपए की आपकी तनख्वाह होगी, तब कहीं जाके अब आप इसकी किस्त भर पाओगे। अज्यूमिंग आपके ऊपर और कोई बर्डन नहीं है, अज्यूमिंग आपके ऊपर कोई एजुकेशन तो संजय, एक चीज तो दिमाग में आ रही है, पहले के टाइम में शायद घर खरीदना बेहतर हो सकता था, लेकिन आज के दौर में जब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, खासकर हम जिन शहरों की बात कर रहे हैं और वहाँ 3-4 करोड़ से कम कोई ढंग का घर आपको 3-4 बेडरूम का नहीं मिलता, तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। देखिए, अगेन इसको ना पूरा होलिस्टिकली इवैल्यूएट करना जरूरी है। एक तो हो गया कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, जिसे हम अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हो तो क्या आपको आज जरूरत है इसकी? क्या आज आपको हो सकता था आज आप नोएडा हैं, कल को आप दुबई चले जाएं, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो व्हाई डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं यहाँ पे घर पकड़ के बैठूं? हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं अब तो मेरे को यहीं जीना मरना है, ये मेरी जगह हो चुकी है, मतलब यू काइंड ऑफ डिसाइडेड टू स्पेंड नेक्स्ट 10-15 ईयर्स हियर, बिकॉज आप अपार्टमेंट लोगे। अपार्टमेंट की वैल्यू ओवर टाइम बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, प्लॉट और ये सब की फिर भी बढ़ जाती है क्योंकि वो निवेश होते हैं, पर अपार्टमेंट की वैल्यूज कंपेरेटिवली कम होती है, बिकॉज कोई ना कोई नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसकी एमिनिटीज बेटर होती हैं, जिसकी ओवरऑल नया होता है, तो उसमें लोग जाना चाहते हैं, तो ये सब परेशानी होती है। तो घर आपको लेना है तो आपको पूरा होलिस्टिकली उसको इवैल्यूएट करना है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक लाइफ डिसीजन है, क्योंकि अगले 20 साल के लिए आप ईएमआई पे बंधने वाले हो। लोग मुझे कहते हैं मेरा घर होगा, मतलब तुम्हारा घर होगा ही नहीं ना, पेपर तुम्हारा होगा और वो पेपर पड़ा होगा बैंक के पास। तुम 3 महीना अगर ईएमआई नहीं दोगे तो यू आर गॉन, फिनिश्ड, तो आपको तो वो बाहर निकाल देंगे घर से। अगर मैं भी अपने किराएदार लैंडलॉर्ड को आज 3 महीना रेंट ना दूं तो वो मुझे निकाल देगा। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे सस्ते में रेंट पे दिया हुआ है, वेयरएज बैंक इज अ वेरी एक्सपेंसिव लैंडलॉर्ड, क्योंकि बैंक लेता है 9% और मेरा जो नॉर्मल लैंडलॉर्ड है वो लेता है 2%। मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, मैं 75,000 का भाड़ा देता हूँ। अगर वही 4.5 करोड़ का घर मैं खरीद लूँ तो मेरी 3 लाख रुपए की किस्त होगी। तो द डिफरेंस इज 75,000 वर्सेज 3 लाख रुपीज।
आई थिंक हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा मैजिक आपने बताया कि कैसे डिफरेंस है रेंट में और प्रॉपर्टी बाइंग में। एक बात, जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आप उस स्थिति में थे, आपने नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू किया, लेकिन बहुत सारे लोग उस स्थिति में नहीं होंगे कि वो जॉब छोड़ सके। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? क्या जॉब छोड़ना या फिर जॉब करते रहना पर उस पर डिपेंड नहीं रहना? बहुत अच्छा सवाल है ये कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे हिसाब से है कि आप अपने लिए काम कर सको। आपको रोज सुबह उठ के एक स्ट्रेस ना हो कि मुझे ऑफिस जाना ही जाना है बिकॉज अगले महीने मेरे पे एक ईएमआई है। आज करीबन 95% कॉर्पोरेट इंडिया पेचेक टू पेचेक रहता है, यानी कि उसका अगला पेचेक नहीं आया तो वो अपने घर का किराया नहीं दे पाएगा या फिर अपनी ईएमआई नहीं दे पाएगा या अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगा। ये परिस्थिति में आज 95% कॉर्पोरेट इंडिया है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है कि आप वो डिसीजन ले सको किसी भी दिन जॉब छोड़ने का कि भाई अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, आई कैन स्टे ऑन माई ओन, मैं अब अपने हिसाब से रह सकता हूँ। जो लोग अपने 20s में हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह क्या होगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सलाह होगी बजटिंग करने की। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप कोई भी सिटी में रहना चाहते हैं तो आप अगर 1.25 लाख रुपए महीने से कम कमाते हैं तो बड़ी सिटी में रह ही नहीं सकते। ऐसे एक आर्टिकल देखा मैंने और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा ब्रेकअप दिया है 1.25 लाख रुपए का कि 1.25 लाख रुपए कहाँ कहाँ जाएंगे, जिसमें उन्होंने रेंट पे कुछ 35,000 रुपये महीना और कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने अब अगर आप वो लॉन्ग लिस्ट देखेंगे ना, उसमें से 20 आइटम्स है जो आपको ज़रूरत ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन है बहुत सारी जो आपको ज़रूरत नहीं है। बाहर गोइंग आउट का एक बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है उन्होंने कि आप महीने में 4 बार 3 बार गोइंग आउट करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उस पर से आप कटौती कर सकते हैं। कुछ लीजर्स है जैसे सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिसको आप कट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो वो बात है कि जो भी यंग है, अगर आपके पास मीन्स ही नहीं है, अगर आपकी सैलरी 20-25-30 हज़ार है और आप ये सोचते हो कि नहीं जी मैं तो मतलब ये सारी सुविधाओं का सुख ले सकता हूँ कि महंगी ये नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शंस का और ईएमआईज़ का, और आजकल आईफोन का बहुत क्रेज़ है सबको कि नहीं अगला आईफोन सबसे पहले मैं लूँगा, जाके लाइन में खड़ा हो जाऊँगा, तो वो सब अगर आप क्रेज़ पालोगे तो कितनी भी तनख्वाह आपके लिए कम ही होने वाली है। पर अगर आपके पास ये सब क्रेज़ नहीं है, आपको ये सब पागलपन नहीं है, तो मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी तनख्वाह मात्र 35-40 हज़ार रुपये महीना है, पर वो इतने अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनको पता होता है उनके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उनके कहाँ क्या तरीके के खर्चे हो रहे हैं, उनको कहाँ कहाँ सेविंग करनी है, कैसे पैसे बचा के निवेश करना है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने 5 लाख रुपये महीने कमाने वाला गरीब भी देखा है और 50,000 रुपये महीने कमाने वाला अमीर भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये निर्भर करती हैं कि आप पैसे को मैनेज कैसे करते हो और कैसे उसकी बजटिंग करते हो। अगर आपने बजटिंग ठीक कर दी तो डेफिनेटली जो है आप अपने लिए लंबे समय तक एक अच्छा कॉर्पस बचा के निवेश करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते कोई रेशियो होता है, मसलन 50,000 रुपये कोई कमा रहा है, उसको कितना आइडियली अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हम इसको नीड्स वांट्स और सेविंग्स कहते हैं। इसका 50-30-20 का रूल होता है। 50% नीड्स पे डाल दीजिए, 30% वांट्स पे डाल दीजिए और 20% सेविंग्स तो करिए ही करिए। ये रेशियो हम जनरली प्रेफर करते हैं। बट अगर आप यंग हैं लाइफ में, बहुत अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो वांट्स को अगर आप और थोड़ा कम करके 30 की जगह 20 करके आप अगर सेविंग्स को 30 करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है आगे जाके। मैं आपको बताता हूँ, समझिए 2 दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ तनख्वाह कमानी चालू करी। अब एक दोस्त और उन्होंने 20 साल के थे तो उन्होंने तय कर लिया कि भाई मैं रिटायर होऊंगा तो हम दोनों साथ में 60 की उम्र में रिटायर होंगे। अब एक दोस्त था जिसने बोला कि मैं 10,000 रुपये का निवेश करता हूँ। उसने 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपये निवेश किया। उसके बाद उसने बोला यार अब ज़िंदगी जिएंगे, अब छोड़ देते हैं, हम आगे निवेश नहीं करेंगे। दूसरा दोस्त था जिसने पहले 10 साल मस्ती करी, बोला यार मस्ती करेंगे, अब यंग हैं, यही टाइम है, यू ओनली लिव वंस, ये सब जो फंडे हैं। और जब वो 30 का हुआ तो उसने बोला चलो अब निवेश करते हैं, पर अब तो ज़्यादा करेंगे, तो चलो 10 की जगह 20,000 का निवेश करेंगे। नाउ एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स ये जो दोस्त था जिसने 20,000 रुपये निवेश किया 30 साल के लिए, उसके पास है 6.5 करोड़ रुपए एज पर 12% कंपाउंडिंग। और जो दोस्त जिसने 10 साल बाद सब कुछ छोड़ दिया था उसके पास है 9.5 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, एक व्यक्ति जिसने 10 साल निवेश किया, आधा निवेश किया, उसके बाद बिल्कुल निवेश नहीं किया, वर्सेस उसके बाद वाला दोस्त जिसने डबल निवेश किया और 30 साल तक निवेश किया, उसके पास कम पैसे हैं वर्सेस जो बंदा जिसने कम निवेश किया था, क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट कर लिया था। तो टाइम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप लंबे अवधि को देखते हो कि आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा कि जस्ट मैंने अगर 1-2 महीने पहले लोगों से कंपैरेटिवली स्टार्ट किया हो तो। मिलेनियर माइंडसेट क्या है? हमने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सुना है, व्हाट इज मिलेनियर माइंडसेट, और इंडिया में इतने कम मिलेनियर्स क्यों हैं? देखिए, मिलेनियर माइंडसेट है ना,
बहुत सिंपल है कि मोहताजी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत होनी चाहिए, फीडबैक लूप होना चाहिए और किसी प्रकार का ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। तो मोहताजी मतलब डिपेंडेंस, यार ये मार्केट क्रैश कर गई नहीं तो मैं अमीर बन जाता, ये ना मैं जैसे ही निकला तो रिसेशन आ गई नहीं तो मैं बहुत अमीर बन जाता, ठीक है। तो ये मैं मोहताजी मानता हूँ। मतलब मैंने तो लोगों को देखा है जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जिन्होंने कोविड में नए नए बिजनेसेस चालू करके वो मास्क बना के और वो हैंड सैनिटाइजर बेच बेच के ही करोड़ों रुपए बना लिए। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, उसने बोला अब क्या करें, अच्छा क्या बिकेगा इस टाइम पे, चलो ये दोनों चीजें बिकेंगी, चलो कल से हम पीपी किट बनाएंगे, कल से हम मास्क बनाएंगे, कल से हम सैनिटाइजर बनाएंगे और बेचेंगे, क्योंकि अगले 4 महीने हो सही बट ये बहुत बिकेगा, 100 करोड़ लोगों की इसकी दरकार है। तो ये जी काम कर दिया, ये अपॉर्चुनिस्टिक बंदा हो गया। सेकंड है, मैं नोटिस करता हूँ आजकल के बच्चे अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। एक बार उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली ना, उनको लगता है कि अब मुझे बस भगवान बन चुका हूँ, मुझे आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चीज़ की लर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। जबकि एक्चुअल आपकी लर्निंग उस दिन से स्टार्ट होती है। अभी तक तो आप प्योर प्ले सिस्टम बेस्ड एजुकेशन कर रहे थे कि वो हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, जो सिस्टम पढ़ाना चाहता था। अब आप जॉब में आए, अब स्किल्स चाहिए, अब आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको डैशबोर्ड्स आने चाहिए, या फिर जो भी आप गेम में हो, आप समझिए इसमें हैं, जर्नलिज्म में है, तो आपके लिए कुछ अलग तरह की चीज़ें आप सीखोगे जब आप कॉलेज से निकलते हो वर्सेस जब आप फील्ड पे आते हो, तो आपको पता चलता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ चीज़ें तो कुछ और डिज़ायरेबल हैं जो चाहिए। तो ये जो गैप है ये पूरा आप कब कर सकते हो, जब आप कोर्सेज करते हो। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कोई फोकस नहीं कर रहा। तीसरा है, नेक्स्ट मुझे लगता है कि इंडियंस जो है वो अपोलोजेटिक सेलर्स हैं, यानी कि वो अपनी सर्विसेज को बेचना ही नहीं जानते। उनको लगता है मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, कि मैं मांग कैसे रहा हूं पैसे लोगों से। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और जो माल बेच रहा है एकदम चौड़े होकर बेच रहा है उसको गलत बोलते हैं, नहीं देखो ये तो चोर है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। अमेरिकन में आप देखिए कि वो हार्डकोर सेलर्स होते हैं, दे प्रोवाइड वैल्यू एंड दे आस्क यू फॉर मनी एंड पीपल पे मनी, एंड दैट इज वाई वो इकोनॉमी इतनी बड़ी है, क्योंकि वहां कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है। यहां मुझे लगता है कि अभी लोगों को ये स्किल धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। दो आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल के बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इसको मान रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने एजुकेशन में धीरे धीरे पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, बट अभी भी बहुत पीछे हैं हम। जैसे अभी मैं रियलाइज करता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हम आपके साथ एज एन एडिटिंग सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम ऐसे हैं, ये हमारा वर्क है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं सामने से, कि एटलीस्ट एक बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, जो एक क्रिएटर को ढूंढ रहा है और उसको पता है कि एडिटिंग इसके लिए एक इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये कि अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर पाएं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई शेयर खरीदा, समझिए आज आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, 2700 के आसपास चल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल रीच टू 6000 और 5000 नेक्स्ट ईयर? वेरी लेस, बहुत मुश्किल है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। बट आपकी आज तनख्वाह 25,000 है और आपने एक स्किल सीख ली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी योर सैलरी विल बी 50,000 नेक्स्ट ईयर? वेरी हाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो 1 लाख हो जाएगी उसके अगले साल? वेरी हाई। क्योंकि आपका ऊपर जो आप निवेश करते हो वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। अनलिमिटेड रिटर्न्स है ना। मेरी इनकम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आज 1 लाख है, कल 5 लाख हो सकती है, परसों 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, 50 लाख हो सकती है बहुत लोगों की इस तरह की तनख्वाह। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई आप है ना, ये पैसिव इनकम को बाद में देखो। पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल ही एक्टिव इनकम है। तो आलू डालो सोना निकालो कहते हैं तो आलू तो डालना पड़ेगा तभी तो सोना निकलेगा, बिना आलू डाले तो सोना नहीं निकलेगा। खुद में निवेश किए बगैर सोना नहीं मिलेगा। सोना नहीं मिलेगा। तो अच्छा, अब आपने पैसिव इनकम की बात की, किसी ने खुद पर निवेश कर लिया, पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान भी दे दिया, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम? देखिए पैसिव इनकम 2 तरह की होती है, एक होती है स्किल बेस्ड, एक होती है मनी बेस्ड। तो स्किल बेस्ड में तो जैसे मैंने बताया कि आप अपनी एक्टिव इनकम ग्रो करेंगे तो आपकी उस तरीके से धीरे धीरे पैसिव इनकम भी बनेगी स्किल बेस्ड। सो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, आफ्टर पॉइंट आप बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डालते, फिर भी यूट्यूब कीप्स ऑन पेइंग यू। आपने कोई अपना नॉलेज को एक कोर्स में पैकेज करके दे दिया, कोई बुक बना दी, कोई बुक लिख दी, तो वो बिकती रहती है, कोर्स भी बिकता रहता है, आपको रेवेन्यू का शेयर आता रहता है। तो ये आपके प्योर स्किल बेस्ड पैसिव इनकम बन गया। बट देन यू फाइनेंस बेस्ड पैसिव इनकम। आपने निवेश किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला, ETFs में पैसा डाला है, स्टॉक्स में पैसा डाला है, आपने PPF में पैसा डाला है, NPS में पैसा डाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से आप पैसिव इनकम धीरे 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 करके कमा सकते हो। तो पैसिव इनकम या तो स्किल बेस्ड होती है या फंड बेस्ड होती है, तो आपको पहले डिसाइड करनी कौन सी। और जब आप यंग होते हैं आपके पास पैसिव इनकम फाइनेंस बेस्ड आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। तो जितना पैसा आप कमा रहे हो उसमें ज्यादा पैसा कोशिश करके अपने दिमाग पे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इधर करो, क्योंकि द मोमेंट यू इन्वेस्ट मोर हियर आपका रिटर्न ज्यादा होगा और आप ज्यादा पैसा निवेश कर पाओगे, जिससे लेटर ऑन आप ज्यादा पैसिव इनकम कमा पाओगे।
तो ये साइकिल है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, पर लोग थोड़ा रिवर्स साइकिल फॉलो कर रहे हैं, अपने आप पे निवेश नहीं कर रहे और कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में गैम्बल कर लें, कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लें, क्रिप्टो कर लें, जहां रिटर्न्स होने की संभावना बहुत है, और वहां पे 93% लोग अपना पैसा खो बैठते हैं। मैं तो बोलता नहीं, ये तो सेबी बोल रहा है। तो 93% पीपल आर लूजिंग देयर मनी इन दिस गैम्बल। आपने एनपीएस की भी बात की, पीपीएफ की भी बात की, ये बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। तो जो लोग रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, जिनको मार्केट से थोड़ी सी हिचक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए? हाँ, तो इसमें दो तरीके से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि या तो आपके पास इतना बड़ा कैपिटल बेस हो कि टेंशन ही नहीं है, फिर आपको इन्फ्लेशन बीट करने का वो नहीं है, रिस्क नहीं है। अगर आपका कैपिटल बेस बहुत बड़ा नहीं है तो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शो इट्स कलर्स, वो बहुत जल्दी आपको बता देगी कि आपको पीछे कर देगी वो। तो अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो रिस्कोमीटर अगर मैं अज्यूम करूं तो सबसे कम रिस्क वाले होते हैं, जैसे एफडी हो गई या सरकारी पीपीएफ हो गए, एनपीएस हो गए, तो ये सारी एब्सोल्यूट लो रिस्क आइटम्स हो गई। बट जैसे जैसे आप रिस्कोमीटर पे थोड़ा थोड़ा आगे कदम रखिए, जैसे कॉर्पोरेट डेट ले लीजिए। आपको अगर एफडी में 7.5% मिल रहा है, आप कॉर्पोरेट डेट लेते हैं, बजाज हाउसिंग का ले लेते हैं या फिर श्रीराम टाट, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रिलायंस के बॉन्ड्स आते हैं, डेट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो आपको 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न्स देंगे, पर उसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस डब्बा नहीं होने वाली, खराब नहीं होने वाली, बजाज जैसी बड़ी एंटरप्राइज का खराब होना मुश्किल है। तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न्स भी थोड़ा सा ज्यादा है। फिर धीरे धीरे और रिस्क बढ़ाइए तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, फिर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो और रिटर्न्स बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को थोड़ा 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 अपने रिस्क को बढ़ाते रहना चाहिए। राइट। आपकी एक वीडियो या पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें आपने यंगस्टर्स को कहा था, स्किप द स्टारबक्स एंड जॉइन द एसआईपी। हाँ, मैंने ब्रॉडली ऐसा कहा था। यस, यू आर राइट। तो स्टारबक्स एंड एसआईपी का क्या मेल है? एक्चुअली एक बड़ा अजीब सा आर्टिकल पढ़ा मैंने कि, एंड एक्चुअली इट वाज नॉट एन आर्टिकल, इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट बाय जोमैटो, एंड दिस वाज अबाउट अ गर्ल हु कंज्यूम्ड कॉफी वर्थ 9.5 लाख रुपीज इन अ ईयर। तो कुछ तो नाम था उस लड़की का, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। मुझे, चलो किसी ने पी ली 9.5 लाख की कॉफी, आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसेस थे, हो सकता है ऑफिस के लिए मंगाती हो, क्लाइंट्स के लिए मंगवाती हो, कैसे मंगवा, वी डोंट नो। बट आई वॉज शॉक्ड व्हेन इट वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। हाउ कैन यू सेलिब्रेट समबडी कंज्यूमिंग 9.5 लाख रुपीज वर्थ ऑफ कॉफी एवरी ईयर? कि भाई स्टारबक्स का ऑर्डर जाता है, हर रोज जाता है, और चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो यंगस्टर्स के माइंड में कि मुझे रोज स्टारबक्स पीनी है? अब एक स्टारबक्स 400 रुपये की होती है। अगर एक व्यक्ति रोज स्टारबक्स पीने लग गया तो उसको 12,000 रुपये चाहिए, यानी कि साल का 1.5 लाख रुपए वो सिर्फ स्टारबक्स में डालेगा। तब मैंने ये वीडियो की थी कि भाई वी शुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग दिस थिंग। तो इतना मत करो। हाँ, आपने 30 डेज हैं, आप कभी महीने में 1 बार 2 बार 3 या बार 400 रुपए की एसआईपी कर लो। हाँ, मतलब, या फिर ऐसा रूल रखो कि मैं एक ये करूंगा, अपना कॉफी पीऊंगा तो एक एसआईपी उसी टाइम कर दूंगा, तो एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं तो क्या होगा, 2 साल बाद आप रियलाइज करोगे मैं तो कॉफी ही पीता रह गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उसके अलावा। आई हैव सम एम्प्टी कैन्स ऑफ स्टारबक्स, दैट्स इट। आपने पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम जब हासिल की तो उसका आपकी लाइफ के दूसरे हिस्सों पे क्या असर पड़ा? जो लोग ये देख रहे हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, पैसे के अलावा? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होने का डिसीजन ले रहे हैं ना, उससे पहले एक बड़ा डिसीजन और लेना पड़ता है। वो है कि मैं फाइनेंशियली फ्री होने के बाद करूँगा क्या। देखिए, मैंने 16 साल जॉब किया, एंड यू नो हाउ जॉब इज़, यू हैव टू बी, आपको ऑफिस में होना है 9 बजे 10 बजे शाम तक, कभी कभी ओवर टाइम, कभी कभी संडेज, कभी कभी वेकेशंस भी कॉल ऑफ हो जाती है, बहुत कुछ होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ सडनली आप सोचिए कि वन फाइन डे यू वेक अप एंड यू हैव नथिंग टू डू। अब आप बोले ठीक है यार, पैसे इतने हैं कि घर संभल जाएगा, सबके कॉस्ट वॉस्ट निकल जाएगी, अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह उठता हूँ और मैं सोता हूँ, उस बीच के अंदर मैं करूँगा क्या? तो बहुत लोग इस वजह से नहीं कर पाते, इस चीज़ को इतना डर होता है उनको कि यार मैं करूँगा क्या, कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। अरे ठीक है यार, नौकरी चल रही है यार, जैसे कर लेंगे। फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम उस टाइम का क्या करेंगे। तो मेरे पास पर्पस क्लियर था। मुझे लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनको ये ट्रैप जो है, डेट ट्रैप जो है, और जो लो इनकम ट्रैप है, उससे बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी थी। तो वो मेरे को क्लियर था। तो अब मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अब उल्टा हो गया है कि मेरे लिए काम अब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, बट इट इज़ फॉर माई पैशन, इट इज़ फॉर समथिंग विच आई बिलीव्ड इन, कि मैं शायद और जब आप अपने पैशन से जुड़ा काम करते हैं तो आप इसको एंजॉय करते हैं, और फिर वो काम रह नहीं जाता। काम रहता ही नहीं है वो। आई एम नॉट वर्किंग एनी डे, बट आई एम स्टिल वर्किंग एवरी डे वाला हिसाब है। राइट। दिवाली आ रही है,
लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में, सिक्के खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं। तो आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एसआईपी हमारे को सिखाई तो हमारे पेरेंट्स ने थी कि धनतेरस पे जाओ और एक गोल्ड का 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी आपके परिवार में जो भी, या 20,000 25,000 एक अमाउंट सेट कर लेते हो और उसके आसपास जो भी जितना गोल्ड मिलता है ले लो। तो आई थिंक द फर्स्ट वेरी एसआईपी इन दिस ह्यूमन काइंड वाज डन बाय अस ओनली, हम लोग ही करते थे धनतेरस पे। गोल्ड जो है वो एक पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका रीज़न मैं गोल्ड को गद्दा मानता हूँ। गद्दा मतलब जब आप समझिए कहीं गिरते हैं तो वो गद्दा आपको कुशन देता है, बचा लेता है। तो वो एक पोर्टफोलियो का इनहेरेंट पार्ट होना चाहिए। थोड़ा गोल्ड आपके मतलब 10 to 15% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब गोल्ड खरीदने के वेरियस तरीके हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, बुलियन खरीद लीजिए। उसमें एक रिस्क ये है कि चोरी हो गया, उसको रखने के लिए आपको लॉकर चाहिए, उसकी कॉस्ट है, फिजिकल कॉस्ट है, ये सब है। दूसरा डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं आप डायरेक्टली, और तीसरा है गोल्ड के ETFs ले सकते हैं जो गोल्ड से लिंक्ड होते हैं। तो जो आपकी चॉइस है लीजिए। फिजिकल इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। किसमें मिलते हैं? तीनों में इक्वल रिटर्न्स मिलते हैं, तीनों में रिटर्न्स में कोई डिफरेंशियल नहीं है। पहले सरकार ने एक स्कीम निकाली थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, यस, बट दैट दे हैव पुल्ड ऑफ, तो अब आप उसमें नहीं निवेश कर सकते। बट दैट वाज द मोस्ट वंडरफुल स्कीम बिकॉज वो आपको गोल्ड के प्राइस का बेनिफिट भी दे रहे थे और आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी दे रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कीम, बट आई थिंक उनको लगा कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गई तो उन्होंने बोला ठीक है अब नहीं दे सकेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे विड्रू द स्कीम। सरकार को समझ आ गया कि इसमें उनका फायदा कम है। हाँ, ट्रू। तो जब सरकार की बात हो रही संजय, आपने एक ट्वीट भी किया था कि जो कि इस तरफ इशारा कर रहा था कि क्या सरकार सैलरीड लोगों को निचोड़ रही है टैक्स के नाम पर? देखिए, मैं आपको मज़ेदार फिगर्स देता हूँ। इंडिया में 140 करोड़ टोटल लोग हैं। 7.4 या 7.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, सॉरी, और उसमें से 2.2 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स भरते हैं। अब आप सरकार की देखिए, मैं यहाँ सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मतलब मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ कि एक परिवार है जिस परिवार की आमदनी 32 लाख रुपए है, खर्चा 48 लाख रुपए है, 16 लाख रुपए का गैप है, और परिवार में 10 बच्चे हैं और उसमें से एक ही कमा रहा है, ठीक है, बाकी 9 नहीं कमा पा रहे। तो अब परिवार का जो मुखिया है वो क्या करेगा? वो अपेक्षा किससे करेगा? उसी से तो करेगा जो एक कमा पा रहा है। तो हम वो कैटेगरी में आते हैं जो एक कमा पा रहे हैं, तो हमसे ही अपेक्षा होगी गवर्नमेंट की, और किसी से नहीं होगी। तो वी कांट बी, मैं कमाते तो संजय बहुत लोग हैं लेकिन वो टैक्स बचा लेते हैं। देखिए, एक है एम्प्लॉयमेंट में टैक्स कट के आता है, एक है बिजनेसमैन के लिए पूरे वर्ल्ड में सिस्टम्स वर्क फॉर द बिजनेसमैन। आप कहीं भी देखेंगे तो बिजनेसमैन के लिए ही सिस्टम वर्क करता है, बिकॉज दे आर कैपिटलिस्ट, वही पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो आज अगर कोई भी बिजनेस है, गाड़ी खरीदता है, तो उसको गाड़ी का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। हम अगर गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे को 0 डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लेट्स से अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमारे को बेनिफिट नहीं है डेप्रिसिएशन का। बट दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। आप मतलब इसमें लड़ाई तो कोई कर ही नहीं सकते। मैं थोड़ी जाके उनको बोल सकता नहीं मुझे भी डेप्रिसिएशन दो, मुझे भी ये बेनिफिट दो। तो फाइनेंशियली बीइंग अ बिजनेसमैन इज मच बेटर देन बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉय। एब्सोल्युटली, इन लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन हैव मेनी मोर बिगर एजेस एज कंपेयर टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जैसे बताया ना, कट के हाथ में आता है, और बिजनेसमैन का हाथ में आता है फिर वो कटता है, तो उतने में ही बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और मैं तो कहता हूं जैसे सरकार ने तो हर चीज में बिजनेसमैन को 25% डिस्काउंट दिया है कि भाई तुम फॉरेन जाओगे तो वो भी खर्चा बुक कर लो, तुम गाड़ी खरीदोगे वो भी खर्चा बुक कर लो, बिजनेस के नाम पे कोई भी एक्सपेंस करोगे वो भी खर्चा बुक कर लो, क्योंकि वो बिजनेस को बढ़ा रहा है। एम्प्लॉय ठीक है भाई, तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह बनती है, तुम्हें हम वो थोड़ा चलो स्लैब्स दे देंगे और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, बाकी तो तुम्हें पैसा देना ही, तुम उसके बाद तुम गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, हम फिर से टैक्स लेंगे तुमसे। तो ये तो होना ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। धनतेरस दिवाली पर अगर किसी को सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपकी सलाह, टॉप 5 पिक्स? मुझे लगता है कि किसी को भी इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो म्यूचुअल फंड्स पे स्टिक करे, और टॉप म्यूचुअल फंड्स में अपना बास्केट क्रिएट करे। मैं हमेशा कहता हूँ गोल ओरिएंटेड बास्केट होना चाहिए। अगर आपका गोल लंबे समय के लिए है तो स्मॉल एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर निवेश करिए, वो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। पर आपका अगर गोल छोटे समय का है, 2 साल का 3 साल का, तो फिर आप स्मॉल मिड कैप ये सब में मत जाइए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो है म्यूचुअल फंड्स, आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। अगर आप एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं, एक्टिव स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो स्टॉक पिकिंग ना करके आप ETF की निवेश करिए। क्योंकि ETF में क्या होता है, जैसे कोई आपने स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक खराब हो गया, जैसे वो कंपनी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है
गीतांजलि जेम्स करके कंपनी थी, DHFL करके कंपनी थी, तो खत्म हो गई, जीरो हो गई वो कंपनीज। पर ETF में क्या होता है, ETF इज अ बास्केट ऑफ कंपनीज, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कम हो जाएगा। जो समझो आपने 20 रुपए में खरीदा है वो 18 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बट 20 का जीरो कभी नहीं होगा। पर अगर स्टॉक लेंगे तो वो रिस्क आपके ऊपर रहता है। तो आप ETFs ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड में पक्का पक्का निवेश कीजिए। वो एज आई सेड कि गद्दा होता है, और अभी गोल्ड के भाव पीछे बहुत भागे भी हैं। अभी इट्स ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम्स, और ये काफ़ी जगह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि और बढ़ेगा ओवर ईयर्स, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो अभी पर वॉर, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड का प्राइस कभी कम भी होता है। हाँ कभी कम, मतलब हाँ ठीक है, 5% के रेंज में कभी ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, पर ऐसे क्रैश नहीं करता। जैसे मार्केट्स कभी कभी क्रैश कर जाती है, मैंने गोल्ड को क्रैश करते हुए नहीं देखा, सिल्वर को क्रैश करते हुए देखा है, पर गोल्ड को कभी क्रैश करते क्योंकि हुए नहीं मैंने देखा। उस टाइम से गोल्ड को नोटिस करना शुरू किया जब 5,000 का रेट था 10 जी, ग्राम का। जी। तो मैंने नहीं देखा कि कोई 400-500 रुपए या 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट कभी आई हो। बिल्कुल, वही मैंने कहा 4-5% की रेंज में रहेगा, उससे ज्यादा नीचे वो नहीं गिरता। और एक ट्रेंड, वो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि 1990 में अगर आपके पास गोल्ड था 1 किलो, तो आप मारुति ले सकते थे। आज वो 1 किलो गोल्ड से आप मर्सिडीज ले सकते हो। तो यानी इतनी उसकी ताकत बढ़ गई है पिछले 20-30 सालों में कि वो मारुति से मर्सिडीज तक पहुंच गया है। तो गोल्ड हैज बीन अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू गिव रिटर्न्स। आपने कहीं ये भी कहा था कि गड्ढों से इकोनॉमी का फायदा होता है। चलते चलते थोड़ा इस पर बताइए। ये तो मेरी आई थिंक ट्विटर पे थी या लिंक्डइन पे थी, थोड़ी हमने मस्ती काटी थी। अब क्या करें, जा रहे हैं गड्ढे गड्ढे गड्ढे, बोले चलो इसका भी कुछ पॉजिटिव सेंस ही होगा। तो फिर हमने निकाला कि चलो गड्ढे होंगे तो कुछ लोग गिरेंगे, कुछ लोग का हाथ टूटेगा, कुछ लोग जाके हॉस्पिटल में पट्टी कराएंगे, कुछ लोग क्या कहते हैं उसको वापस भरेंगे। एक ठेकेदार की जिंदगी निकल जाती है कभी कभी। अभी मैं पीछे बॉम्बे में था, तो कहीं से ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैफिक में फंसे, तो मैंने कैब ड्राइवर से पूछा ये क्या है, बोलते सर ये वो रोड है जो हर बारिश में चली जाती है। मतलब यार ये बड़ी अच्छी बात है, वो कॉन्ट्रैक्टर की तो जिंदगी भर के मजे लगे हुए हैं, हर बरसात में उसको टाइम मिल वापस जाके वो रोड बना देता है। तो आई थिंक तो वो इट वाज जस्ट अ बैंटर कि यस, इवन गड्ढों वाली रोड भी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दे सकती है। एक और बात, इससे पहले कि हम रैप करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को, कॉलेज जाने वाले यंगस्टर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्या और कैसे सिखाएं? एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट हुआ था डेनियल गोलमैन का। ही हैज़ ऑथर्ड मेनी बुक्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या किया, अमेरिका में कुछ बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को, 5-6 साल के बच्चों को एक रूम में बैठाया और सबको मार्शमेलो पकड़ा दिया। बहुत सब पसंद करते हैं, मीठा मीठा होता है, सबको अच्छा लगता है। और उसने कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं चॉकलेट सॉस लेके आता हूँ। और वो चला गया। अब कुछ बच्चे थोड़ा ऐसे देख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा उसको लिक कर रहे हैं, थोड़ा किसी ने बोला छोड़ ये आने नहीं वाला, मैं खा लेता हूँ, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो 15 मिनट बाद वो चॉकलेट सॉस लेके आ गया। तो जब वो चॉकलेट सॉस लेके आया तो जिन बच्चों ने खा लिया तो बड़े दुखी हुए, बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमें तो चॉकलेट सॉस मिली नहीं। तो लाइफ में ना, आपको अगर आप एक पेरेंट हो, जैसे मैं भी अपने बेटे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा। ये जो आईफोन की ललस है कि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, बाय नाउ पे लेटर होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड्स का अब्यूज़ होना चाहिए, और मैं जहाँ जाऊँ इम्पल्स शॉपिंग कर लूँ, और ऐसे कपड़े खरीद लूँ जो मेरे को शायद अभी तो चाहिए पर 1 साल बाद नहीं चाहिए, 2 साल बाद मैं दिखता भी नहीं हूँ उनको सेल ऑफ भी नहीं करता। तो आई थिंक जो भी पेरेंट्स हैं वो 2 चीज़ें अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत आगे। निवेश तो बाद में सिखाना। पहली चीज़, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाओ। अगर आप अपने बच्चे को शॉपिंग लेके गए और उसने कुछ मांग लिया, मेक श्योर ही डजंट गेट इट। उसको बताओ कि कैसे उसको मिलेगा। उसको बोलो मैं तेरे को पॉकेट मनी दूंगा, अभी ये कितने का है, 2,000 रुपये का, आई विल गिव यू पॉकेट मनी ऑफ 500 रुपीज़ अ मंथ ना, जो इसमें से तू बचा सकेगा तू खरीद लेना, अगर तू बचा सकेगा तो वो क्या होगा, एटलीस्ट उसके लिए वो डिसीजन 4 महीना दूर हो जाएगा। फिर 4 महीने बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा बोलेगा नहीं अब मेरे को नहीं चाहिए, मैं आई विल डू समथिंग एल्स विद इट। तो उसको 2 चीज़ें आपने सिखा दी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचा दिया और बजटिंग करना सिखा दिया कि भाई तेरा यही बजट है। जैसे मेरे बेटे को पता होता है कि उसको 2,000 रुपये महीना मिलेगा, सो ही सेव्स 1,000 रुपीज़ आउट ऑफ इट, क्योंकि उसको कोई गेम की सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, वो गेमर है, तो उसको कोई नया माउस चाहिए, आ गया तेज़ माउस आ गया, डैड में कोई ये चाहिए, ठीक है ले लो, आपके पास पैसे हैं, यू डिसाइड व्हेन डू यू वांट टू बाय। तो एज अ पेरेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचाओ और बजटिंग कराओ। इतना ही करा दोगे ना, आपका बच्चा बहुतों से बहुत आगे निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स अभी बाद में कर सकते हैं, मतलब वी कैन टॉक अबाउट इट आफ्टर 2-3 years, मे बी लेट्स से आफ्टर 12-13, वंस ही और शी हैज टर्न्ड 12 और 13। पर अगर वो आज 6 to 12 की रेंज में है तो ये 2 चीज़ें उनके साथ। आई थिंक यहाँ पर ये बहुत वैलिड पॉइंट है
क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे करीब 150-200 रुपए की पॉकेट मनी देते थे। मतलब दे एक्सपेक्टेड कि मैं खर्च कर दूं, बट समहाउ मैं खर्च नहीं करती थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जब मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी ली विच वाज इन अर्ली 20s, तो वो जो पॉकेट मनी का कॉर्पस था ना 1 लाख रुपए का, वाओ that proved to be a savior. वाओ वाओ तो जस्ट इमेजिन आप कितनी बड़ी परचेज कर पाए जस्ट वो छोटी सी सेविंग से. यस, तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है, और ये एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि इफ़ यू टेल योर किड्स हाउ टू यूज द मनी दे हैव, इट विल हेल्प देम बिग टाइम. यस एंड जितना जल्दी आप ये चीज सीड कर दो, क्या हो रहा है कि पेरेंट्स आर अननोइंगली मेकिंग देम स्पेंड थ्रिफ्ट. वो जाएगा, थोड़ा सा टैंट्रम थ्रो करेंगे बच्चे अपना जहाँ भी जाएंगे हेमलीज में, और एंड आउट ऑफ लव और आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ वट एवर यू सकम एंड यू गिव देम वट एवर दे वॉन्ट. वो टाइम पे आपने इंश्योर कर दिया कि अब वो प्रॉब्लम में जाने वाला है, मतलब आपने उसके लिए खराब कर दिया सिचुएशन. तो एट दैट टाइम कट दैट ऑफ. एक और बात जो आपने की, बाय नाउ पे लेटर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि, और क्रेडिट कार्ड के बिल्स इतने बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, इट बिकम्स अ डेट ट्रैप. यस उससे कैसे निपटें? बहुत सिंपल है. आप देखिए क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके ना लाइफ के टोल गेट्स होते हैं. जैसे हम ट्रैवल करते हैं गाड़ी से, तो टोल गेट होता है. आप पैसा देंगे तो ही वो टोल गेट खुलेगा. तो आपके लाइफ के कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा टोल गेट ओरिएंटेड होने चाहिए. जैसे आपका लाइफ का होना चाहिए कि लीजर EMIs कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ माई इनकम. ये रूल हो गया. तो आप बस रूल है. अब अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपका लीजर EMI 10,000 का हो सकता है कि भाई 10,000 रुपए में अब आपको आईफोन लेना है, आपको टीवी लेना है, आपको साउंड बार लेना है, आपको जो लेना है ले लो, वो 10,000 में आना चाहिए. अब एक EMI खत्म होगी तो अब दूसरी चढ़ेगी. या फिर आप 1 लाख को 10 लाख करो तो वो कोटा अपने आप बढ़ जाएगा. 1 लाख वाला कोटा जो 10% वाला कोटा जो पहले 10,000 था वो 1 लाख हो जाएगा. तो अब आपके ऊपर प्रेशर है कि या तो आप अपनी इनकम बढ़ाते रहोगे या फिर आप अपने लीजर में कटौती करोगे. जब तक आप अपने लिए मनी रूल्स नहीं बनाओगे तब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहोगे. आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि मनी रूल्स बनाना, बजटिंग करना, लॉन्ग टर्म सोचना. मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय का तकाजा ये है कि हमें इसे रैप करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच संजय, यू बीन अ वंडरफुल होस्ट. बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपने दी, और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, बहुत वैल्यू मिलेगी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वन विद रिचा. थैंक यू.